मूवी की शुरुआत इंडिया के ओलंपिक्स में सिर्फ 2 मेडल जीतने से होती है। नेशनल स्पोर्ट्स मिनिस्टर इस पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या इतनी बड़ी आबादी वाले इंडिया में अच्छे एथलीट नहीं हैं? टैलेंटेड लोगों को आगे क्यों नहीं लाया जा रहा है? वो कहते हैं कि अगर हम ऐसे एथलीट नहीं लाएंगे जो इंडिया के लिए ज्यादा मेडल जीत सकें, तो ये कमेटी खत्म हो जाएगी। तो एक दिन किरण सिंह, जो नेशनल मिनिस्ट्री में थे, आंध्र प्रदेश से गुजर रहे थे जब उन्होंने एक गांव से बड़ी संख्या में लोगों को स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ग्राउंड में जाते देखा। वहां डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन हो रहे थे। वहां लोगों की भीड़ देखकर किरण सिंह सच में हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि इतने सारे लोग स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं। वहां क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ सब हो रहे थे। उन्होंने उन सभी से पूछा, आपका पसंदीदा प्लेयर कौन है? जब किरण सिंह पूछती हैं तो ज्यादातर लोग पेडी कहते हैं। जब वो सचिन और धोनी जैसे नामों के साथ पेडी सुनते हैं तो किरण जानना चाहते हैं कि ये कौन है। जब क्रिकेटर, पहलवान और रनर सभी कहते हैं कि पेडी उनका पसंदीदा खिलाड़ी है, तो उसे एहसास होता है कि वो इन सभी खेलों में हिस्सा ले रहा है। वहां मौजूद कुरुमैया नाम का एक आदमी उसे पेडी के नाम का एक पत्थर दिखाता है। पेडी की पास के दूसरे मैदान से मारी गई गेंद इस पत्थर पर गिरी। तब से वो पत्थर पेडी के नाम से जाना जाता है। किरण सिंह कहती है, मैं इस पेडी से मिलना चाहती हूं, मैं उसके बारे में और जानना चाहती हूं। तो कुरुमैया किरण सिंह को पेडी दिखाने के लिए अपने गांव ले जाती है। रास्ते में वो उसे पेडी की कहानी सुनाती है। कई साल पहले इस गांव में क्रिकेट बहुत पॉपुलर खेल था। कई मैच शर्त पर खेले जाते थे। वे 2 टीमों में मुकाबला करते थे, बॉबली और रामबुजी। जब टीम के सदस्य काफी नहीं होते थे तो वे बाहर से लोगों को खेलने के लिए हायर करते थे। रामूजी की टीम हमेशा पेडी को हायर करती थी। पेडी विजयनगरम में एक शुगर फैक्ट्री में काम करता था। ज्यादातर लोग उस टीम पर शर्त लगाते थे जिसके साथ पेडी खेलने वाला होता था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पेडी खेल रहा है तो वही टीम जीतेगी। जब पेडी मैदान में पहुंचा तो सबने जोर जोर से उसका नाम चिल्लाया। हर बार की तरह इस बार भी उसने छक्का मारकर गेम जीत लिया। पेडी पहाड़ी इलाके से है। इस पहाड़ी इलाके का कोई नाम भी नहीं था। वे इसे इसलिए कहते थे क्योंकि वे पहाड़ के नीचे रहते थे। वे पहाड़ी इलाके से कई किलोमीटर पैदल चलकर विजयनगरम में काम करने आते थे, वो भी मजदूरी करके। हर आदमी को आमतौर पर एक आदमी को मिलने वाली मजदूरी का आधा हिस्सा मिलता था। आमतौर पर एक आदमी को मिलने वाली मजदूरी 2 लोगों में बांट दी जाती थी, लेकिन सिर्फ पेड्डी को ही एक आदमी की पूरी मजदूरी मिलती थी, क्योंकि कोई भी उसके जैसा गुड़ बनाना नहीं जानता था। अगर वे ज्यादा मजदूरी मांगते तो मालिक उन पर हमला कर देते। वे कपड़े ऐसी जगहों से खरीदते थे जहां उन्हें 10 रुपए में मिल जाते थे। उन्हें खाने और रहने का खर्च खुद उठाना पड़ता था। रोज सफर करने में मुश्किल होने की वजह से वे तलहटी से विजयनगरम पहुंचने के बाद कई दिन वहीं रुकते। उस दिन का सारा काम खत्म करते, अपनी मजदूरी लेते और 2 दिन के लिए घर वापस चले जाते। अगर उनके घर तक आने जाने का कोई साधन होता तो वे कभी-कभी अपने परिवार से मिलने घर जा सकते थे। क्योंकि ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वे सब एक हॉल में एक साथ सोते थे, और उसके लिए भी उन्हें 2 रुपए देने पड़ते थे। अगर वे सूरज उगने पर चलना शुरू करते तो सूरज डूबने के बाद भी वे तलहटी तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए वे बच्चे स्कूल या पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उनके साथ अप्पाला सूर्या नाम का एक आदमी था। 30 साल तक वो गुजरती हुई ट्रेन के सामने लाल झंडा लहराता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन ट्रेन वहां रुकेगी, लेकिन वहां से गुजरने वाले सभी लोको पायलट जानते थे कि यह उसका रेगुलर काम है, इसलिए किसी ने ट्रेन नहीं रोकी। उस जमीन का कोई भी पॉलिटिशियन या कैपिटलिस्ट ऐसा नहीं था जिससे अप्पाला सूर्या न मिले हों। वो सबसे अपील करते थे, हमें यहां रेलवे स्टेशन चाहिए, हमें अपनी जमीन के लिए नाम चाहिए, हमें एक पहचान भी चाहिए। वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। उस गांव में रहने का भी उनके पास कोई सबूत नहीं था। किसी भी दस्तावेज में उनके नाम नहीं थे। सुबह यात्रा पर निकले और शाम को पेडी और उसके साथी अपने घर पहुंचे। पेडी की केवल मां है। उनकी इच्छा है कि पेडी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, लेकिन उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आती। मल्याडी वार, गांव की कोई घटना या त्योहार के लिए भी कोई लड़की शादी करके आना नहीं चाहती। इसी बीच हमारी नायिका आचियम्मा को दिखाया जाता है। आचियम्मा के पिता एक राजनेता थे।
अपने पिता को चुनाव जिताने के लिए आचियम्मा ने उन्हीं के गन्ने के खेत में आग लगा दी। उसका मानना था कि ये काम विपक्ष ने किया है, ऐसा दिखाकर लोग सहानुभूति में उनके पिता को वोट देंगे। पेडी को आचियम्मा पर नजर थी। उसकी सुंदरता ने उसे बहुत मोह लिया था। वो उसे गले लगाना और किस करना चाहता था। चुनाव प्रचार के दौरान एक दिन आचियम्मा के घर पर सभी को भोजन दिया जा रहा था। उस समय पेडी आचियम्मा के कमरे में छिपकर घुस गया। पेडी के साथी ने सही समय पर मुख्य स्विच बंद कर दिया और पेडी ने आचियम्मा को किस किया। अंधेरे में आकर किस करके गया कौन, ये आचियम्मा को समझ नहीं आया। उसने कहा कि अगर वो उसे पकड़ लेगी तो छोड़ेगी नहीं। आगे के दिनों में पेडी बस आचियम्मा को ही निहारता रहा। आचियम्मा को ये नहीं पता था कि उसे किस करने वाला पेडी ही था और वह उससे प्यार करता है। चुनाव प्रचार के दौरान एक बार आचियम्मा मंच से भाषण दे रही थी। उसने माइक पर कहा कि उसे छिपकर हमला करने वाले पसंद नहीं हैं और जिसने भी उसके साथ ऐसा किया, अगर वह उसे मिल गया तो उसे माफ नहीं करेगी। पेडी समझ गया कि वह उसी के बारे में बात कर रही है जिसने उसे किस किया था। चुनाव में आचियम्मा के परिवार के विरोधी रामबुजी थे। आचियम्मा और उसके परिवार को चुनाव में हराने के लिए रामबुजी ने उसे बदनाम करने का फैसला किया, क्योंकि उसके पिता चुनाव प्रचार उसी आचियम्मा को केंद्र में रखकर कर रहे थे। उनका लक्ष्य था कि आचियम्मा की नग्नता सबको दिखाई जाए। रामबुजी के लोग आचियम्मा और उसके पिता को माला पहनाने के बहाने उसके पास गए। जब आचियम्मा माला लेकर एक तरफ रखने लगी, तभी उन्होंने चाकू से उसकी साड़ी बार पेटीकोट की डोरी काट दी। ये देखकर पेडी ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। जैसे ही उसका पेटीकोट नीचे गिरने लगा, पेडी ने वहां लगा पंडाल गिरा दिया। वो पंडाल सीधे आचियम्मा और वहां मौजूद अन्य महिलाओं के ऊपर गिरा, इसलिए किसी ने भी उसके कपड़े नीचे गिरते नहीं देखा। ये सब एक पल में हुआ। आचियम्मा फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वहां बहुत सारे फोटोग्राफर थे। अगर किसी ने इसकी तस्वीर ले ली होगी तो इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ होगा, ये वो जानती थी। सही समय पर पंडाल गिरने की वजह से वहां मौजूद किसी ने भी उसे उस स्थिति में नहीं देखा। इससे रामबुजी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके फोटोग्राफर ने कहा कि उसे उस कुछ सेकंड में एक दो तस्वीरें मिल गईं। उसने कहा कि वो उसकी बिना पेटीकोट वाली तस्वीर प्रिंट करके लाएगा और अपने स्टूडियो चला गया। रामबुजी ने अगले दिन उस तस्वीर के पोस्टर लगाने का फैसला किया था, लेकिन पेडी ने ये सब समझ लिया और रामबुजी तथा उसके साथियों को पीट दिया। रामबुजी और उसके साथियों को ये पसंद नहीं आया कि उन्हीं की तरफ से काम करने वाला और उनके साथ खेलने वाला एक व्यक्ति उन्हें पीट रहा है। उन्हें पीटने के बाद पेडी उस फोटोग्राफर के पास गया और सारी फिल्म नष्ट कर दी। वो आचियम्मा को किसी भी तरह बदनाम नहीं होने देता। इसके बाद पहलवान नायडू को दिखाया जाता है। उसके बहुत सारे शिष्य थे, उनमें मुख्य था भद्र। उसे हराने वाला उस गांव में कोई नहीं था। खेलों के दौरान भद्र किसी भी खेल में मेडल जीत लेता था, लेकिन नायडू को खेल में धोखाधड़ी पसंद नहीं थी। आखिर में क्रिकेट मैच शुरू होने वाला था, लेकिन इस बार रामबुजी की टीम ने पेडी को अपने साथ नहीं लिया। पेडी को उसके विपक्षी टीम बोबिली ने खरीदा था। इस बार उन दोनों ने बड़ी रकम की बाजी नहीं लगाई, सिर्फ 1 रुपए की बाजी लगाई। पेडी को समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं। बोबिली की टीम के कई खिलाड़ी आउट हो गए, फिर भी बोबिली ने पेडी को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा। उसने उसे कहा कि अभी मत उतर, आखिर में उतरना। धीरे धीरे पेडी को समझ आने लगा कि इस बार उसे बदनाम करने के लिए रामबुजी और बोबिली, जो अब तक विरोधी थे, दोनों ने मिलकर यह साजिश रची है। सभी लोग पेडी पेडी कहकर चिल्ला रहे थे, लेकिन वे उसे मैदान में नहीं उतार रहे थे। आखिरकार सभी विकेट गिर गए। अंत में सिर्फ एक विकेट बचा, तब पेडी को ही उतरना पड़ा। उन्हें पता था कि अगर वो उतरा तो मैच जिता देगा, लेकिन इस बार वो मैच न जिता पाए, यही उनका लक्ष्य था। दोनों टीम वे लोग मान नहीं रहे थे। आखिरी गेंद पर वो छक्का मारकर जिता देगा। ऐसी स्थिति में जानबूझकर उसके विपरीत क्रीज पर खड़े व्यक्ति ने दौड़ नहीं ली और विरोधी टीम के खिलाड़ी ने उसे आउट कर दिया। उन्होंने ऐसा जानबूझकर मैच हारने के लिए किया था। उनका उद्देश्य ही हारना था, ये पेडी को समझ में आ गया। फिर भी लोग उसके नाम का जयघोष कर रहे थे। पेडी पेडी की तेज आवाज वो पहलवान नायडू ने भी सुनी। वो आए और पेडी से बोले, तुम्हारी प्रतिभा ही तुम्हारी पहचान है।
अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें कुश्ती सिखाऊंगा। लेकिन पेडी ने पूछा कि कितनी मजदूरी मिलेगी। तब नायडू ने कहा, मुझे मजदूरी के लिए खेलने वाला नहीं चाहिए। अगर तुम कुश्ती पसंद करते हो और सीखने की इच्छा लेकर आओ तो बस आ जाओ। पेडी ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। उस दिन मलेडी वारम से विजयनगर की ओर जा रहे गांव वालों पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरीं। कई लोग घायल हुए और एक बच्चे की मौत हो गई। इससे अप्पल सूर्या का धैर्य जवाब दे गया। वे फिर शिकायत लेकर विधायक के पास गए, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में भी नहीं था और उस गांव का कोई नाम नहीं था। इसलिए विधायक ने अप्पल सूर्या को नजरअंदाज कर दिया। अप्पल सूर्या ने विधायक के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी ने मिलकर उन्हें हटाने की कोशिश में उनके हाथ में विधायक की धोती फंसकर खिसक गई। इससे वहां मौजूद सभी लोगों ने अप्पल सूर्या को लात घूंसों से पीटा। बेहद थका हारा वो रेलवे ट्रैक के पास चले गए। हर बार की तरह पेडी ने कहा, आज भी यहां झंडा दिखाकर समय बर्बाद मत करो, चलो चलें। लेकिन अप्पल सूर्या नहीं माने। इस बार वो ट्रैक के बीच में खड़े होकर झंडा लहरा रहे थे। ट्रेन के लोको पायलट ने हटने को कहा, लेकिन वे नहीं हटे। ब्रेक लगाने पर ट्रेन पटरी से उतर सकती थी। पेडी उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। जब तक पेडी ने उनका हाथ पकड़ा, तब तक ट्रेन ने उन्हें बगल से टक्कर मार दी थी। वो दूर जा गिरे, सिर चट्टान पर जा लगा। मरने से पहले उन्होंने कहा, हम सब इस गांव में जीवित हैं, ये किसी को पता नहीं। किसी दस्तावेज में हमारा नाम नहीं। हमारे गांव का नाम और हमारी पहचान चाहिए तो यहां एक रेलवे स्टेशन आना चाहिए। अगर वो आ गया तो इस गांव का नाम होगा। यहां के लोग आराम से यात्रा कर सकेंगे। हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी। इतना कहकर वे मर गए। उस मौत ने पेडी को बहुत प्रभावित किया। उसने दूसरों को साथ लेकर ट्रेन की पटरियां तोड़ दीं और वहां आग लगा दी। ये उनका विरोध था। लेकिन पुलिस को यह पता चला तो उन्होंने सभी को हिरासत में ले लिया और बहुत पीटा। अप्पल सूर्या के शव को रखते हुए पुलिस ने कहा कि ये एक अनाथ शव है। उन्होंने पूछा, इनका गांव कौन सा है, कहां जन्मे पले? लोग लाचार थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके गांव का कोई नाम नहीं है। सारी पीड़ा पुलिस को बताने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं समझा। वहां से निकलकर पेडी सीधा नायडू के पास गया। उसने कहा, मुझे कुश्ती सीखनी है। इस बार वो मजदूरी के लिए नहीं आया था, वो अपनी पहचान बनाने आया था। शुरू में नायडू ने उससे बहुत काम करवाए, बड़ी बड़ी बोरियां रखना, बड़े तांबे में पानी भरकर टैंक में डालना आदि। पहले उसे कुश्ती बिल्कुल नहीं सिखाई, न ही अखाड़े में उतरने दिया। नायडू के शिष्य भद्र ही वहां सबसे अच्छा पहलवान था। वे सभी पेडी का मजाक उड़ाते रहते थे। शक्कर पाव खरीदने का काम छोड़ने के कारण उस मालिक ने बाकी मजदूरों को धमकाना शुरू कर दिया। अगर पेडी वापस काम पर नहीं आया तो तुम सबको यहां न काम मिलेगा न मजदूरी, उसने कहा। मजबूरन वे सब पेडी के पास आए। तुम्हें वापस उस काम पर आना होगा, वे बोले। लेकिन पेडी नहीं गया। तब कुछ लोगों ने कहा, पेडी सिर्फ अपना सोचता है, हमारी तरफ ध्यान नहीं देता। फिर भी कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे थे। अब तो मुझे सही से कुश्ती सिखा दो ना, पेडी ने नायडू से पूछा। उन्होंने कहा, इतने दिनों से जो काम मैंने तुमसे करवाए वे सब दांव पेंच हैं। कुश्ती में जैसे प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ते हैं, वही दांव तुम इन वजनों के साथ कर रहे हो। बोरी उठाकर रखना, पानी टैंक में डालना, ये सब कुश्ती का अभ्यास ही है। तब पेडी को समझ आया। इसके बाद उसने अच्छी तरह कुश्ती सीखनी शुरू की। नायडू ने उसे बेहतरीन प्रशिक्षण दिया। उस दिन पंडाल तोड़कर उसकी इज्जत बचाने वाला पेडी ही था। ये आचिम्मा को समझ में आया। वो कई बार उससे मिलने आई, लेकिन पेडी उस समय कुश्ती सीखने में पूरी तरह मग्न था। उसके अंदर उसे प्रवेश नहीं था। आखिरकार नायडू के उत्तम शिष्य भद्र को भी पीछे छोड़ते हुए पेड्डी का प्रदर्शन शानदार रहा। ऐसे में एक दिन रात में किसी को बताए बिना दीवार कूदकर आची अम्मा पेड्डी से मिलने आती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वहां से जाने लगी तो वो गिरने लगी और उसने उसे पकड़ लिया। उस पल उसके शरीर की मांसपेशियां, उसकी सांस और उसकी खुशबू, सब कुछ उसे महसूस हुआ और उसे समझ आ गया कि उसे चूमने वाला पेड्डी ही था। उसने कहा कि उसकी इजाजत के बिना ऐसा करना बहुत बुरा था। तब पेड्डी ने कहा, मुझे तुम पहले से पसंद थीं। मुझे नहीं पता तुम्हारे गांव के लोग प्यार कैसे जताते हैं। हमारे गांव के लोग ऐसे ही प्यार जताते हैं। प्यार कहने का मतलब सिर्फ दिलचस्पी नहीं है,
उसने ये भी कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है। पेड्डी की भावना समझकर आच्ची अम्मा भी उससे प्यार करने लगी। इसी बीच जिला स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होती है। हर बार भद्र ही उतरता था, लेकिन इस बार नायडू कहता है कि भद्र की जगह पेड्डी को उतरना चाहिए। विरोधी खिलाड़ी नायडू का मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम्हारे बेहतरीन शिष्य भद्र से हम हार जाते तो भी कुछ गर्व होता, लेकिन इसके सामने जीत कर भी हमें शर्म आएगी। वे कहते हैं, ये तो मलयाडी वारम से आया है। इसके गांव में औरतों के पास भी आदमी जोड़े में जाते हैं। ऐसा कहकर वे उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन गुस्साए पेड्डी ने उन्हें चुनौती दी। अगर तुम इस कुश्ती में जोड़े के रूप में आओगे तो मैं तुम्हें जोड़े के रूप में ही हराऊंगा। विरोधियों ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक साथ दो पहलवान पेड्डी के सामने आए। उसने उन दोनों को पटकनी दे दी। उस मुकाबले में वो जीत गया। उसी समय किसी ने आकर पेड्डी को बताया कि आच्ची अम्मा की शादी की सगाई हो रही है। ये सुनते ही पेड्डी वहां पहुंचा। आच्ची अम्मा अपने माता पिता को अपना प्यार पेड्डी के प्रति खुलकर बताती है, लेकिन वे उसे पीटने लगते हैं। इस गांव में इतने आदमी होते हुए भी क्या तूने मलयाडी वारम में रहने वाले उस जैसे को प्यार किया? कहते हुए वे उसे मार रहे थे। तभी पेड्डी वहां आता है। आच्ची अम्मा दौड़कर उसे गले लगाती है। उसके पिता कहते हैं, इस गांव में वोटर सूची में नाम वाले कितने लोग होते हुए भी वोट डालने का अधिकार न रखने वाले इसको प्यार करना ठीक नहीं था। लेकिन पेड्डी जवाब देता है, ये वोट डालने लायक न समझा जाने वाला मैं हूं जिसने आच्ची अम्मा को चूमा। ये बात आने वाले युवाओं को तुम्हें बतानी चाहिए। कोई भी कितना भी दबाव डाले, आच्ची अम्मा ने फैसला कर लिया था कि वो पेड्डी के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। पेड्डी ने मुकाबले जीते तो, लेकिन आगे के मुकाबलों में उसे उतारने पर विजयनगर के लोगों को आपत्ति थी। वे कहते थे, अगर भद्र को हटाकर महज मलयाडी वारम का ये आदमी जीतता रहा तो हमारे गांव का कोई फायदा नहीं। इसके बजाय अगर ये विजयनगर का आदमी कहलाकर मुकाबला करे तो सबको मंजूरी थी। ये समझकर कि आगे बढ़ने के लिए किसी गांव का नाम होना चाहिए, पेड्डी ने विजयनगर के लिए खेलने को हां कर दी। ये सब देखकर भद्र को पेड्डी पर गुस्सा था। मलयाडी वारम के लोग भी उसे नफरत से देखते हैं। वे कहते हैं, पैसे और ओहदे के लिए क्या उसने अपने गांव वालों को भी धोखा देना शुरू कर दिया? पेड्डी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना था, इसलिए बहुत सारा ध्यान उसकी ओर खींचना जरूरी था। इसके लिए नायडू ने एक योजना बनाई। सालों पहले नायडू ने रणवीर सिसोदिया नाम के एक व्यक्ति को हराया था। सिसोदिया परिवार में कभी कोई कुश्ती में नहीं हारा था। कुश्ती जीतने वाले उनके परिवार के लोगों को पैर में एक कला पहनाया जाता था। एक साल रणधीरा नामक पहलवान नायडू से हार गया। उस मुकाबले में पड़ोसी की अंगूठी छूट गई और वह नायडू को मिल गई। उसके बाद नायडू ने एक पोस्टर जारी किया, अगर इस गांव में कोई मेरे शिष्य पेड्डी को हरा सकता है तो वो सामने आए। अगर वो जीतता है तो मैं उसे वो अंगूठी इनाम में दूंगा जो मैंने पहले जीती थी। रणधीरा समझ गया कि ये पोस्टर उसे चुनौती देने के लिए है। उसे यकीन हो गया कि नायडू को इतना आत्मविश्वास देने वाला शिष्य मिल गया होगा। इसलिए रणधीरा ने छोटे मुकाबलों में हस्तक्षेप नहीं किया। पहले नायडू ने रणधीरा को उसके अपने गांव में हराया था। वो खबर सिर्फ वहां के लोगों को ही पता थी। इसलिए रणधीरा ने सोचा कि अगर वो नायडू को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लाए और वहां उसके शिष्य पेड्डी को हरा दे तो पूरा देश जान जाएगा। इसलिए रणधीरा ने अपने बेटे को पेड्डी का सामना करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना। पेड्डी और नायडू को वैसे ही राष्ट्रीय में चयन मिला जैसा उन्होंने चाहा था। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की। शुरुआती राउंड में पेड्डी लगातार जीतता रहा। वैसे ही रणधीरा का बेटा भी दूसरी तरफ से जीतता हुआ आगे बढ़ा। अब सिर्फ सेमीफाइनल और फाइनल बाकी थे। तभी भद्रा नामक महिला ने रणधीरा के बेटे से कहा, अगर तुम पेड्डी को हराना चाहते हो तो उसके घायल पैर पर हमला करो। जब उसने कारण पूछा तो भद्रा ने 2-3 दिन पहले की घटना बताई। पेड्डी को राष्ट्रीय स्तर पर चुने जाने पर भद्रा को उससे बहुत गुस्सा था। एक रात उसने पेड्डी पर हमला कर दिया और उसके पैर को घायल कर दिया था। उसी चोट के साथ वो इतने सारे मुकाबले जीत रहा था। इसलिए भद्रा ने सलाह दी कि अगर उसी घायल हिस्से पर लगातार हमला किया जाए तो पेड्डी हार जाएगा। सेमीफाइनल में रणधीरा के बेटे का मुकाबला पेड्डी से हुआ। पहला राउंड पेड्डी ने जीता। दूसरे राउंड में रणधीरा के निर्देश के अनुसार
उसके बेटे ने पेडी के घायल पैर पर हमला किया। पेडी दर्द सहन नहीं कर सका और पीछे हट गया, और इस तरह वो राउंड रणधीरा के बेटे ने जीता। अब आखिरी राउंड था, विजेता फाइनल में जाएगा। रणधीरा के बेटे ने फिर से पेडी के घायल पैर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पेडी ने अपने दूसरे पैर पर खड़े होकर उसका सामना किया। चालाकी से उसे हराने की कोशिश करने वाले रणधीरा के बेटे को पेडी ने पटकनी दे दी। इस तरह पेडी फाइनल में पहुंच गया, लेकिन उस पैर पर बार बार चोट लगने के कारण पेडी रिंग में गिर गया और बेहोश हो गया। बाद में अस्पताल में होश आने पर डॉक्टर ने बताया, भद्रा के हमले में हुई चोट की वजह से तुम्हारे पैर की एक नस में समस्या थी। राष्ट्रीय स्तर पर कई राउंड खेलने से वो समस्या गंभीर हो गई। अब तुम उस पैर से ठीक से दौड़ या चल नहीं सकते। तुम्हारी फिटनेस खत्म हो गई है। फिर भी पेडी ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं यहां फाइनल खेलने के लिए आया हूं। लेकिन तब नायडू ने कहा, फाइनल खत्म हुए 2 दिन हो गए हैं, तुम 3 दिनों से बेहोश थे। पेडी ये सहन नहीं कर सका। उसका सपना था फाइनल पहुंचना और मेडल जीतना। अगर वो पहुंच जाता तो अपने गांव को एक पहचान दे सकता था, लेकिन चोट के कारण उसे फाइनल से बाहर होना पड़ा। उसे सिल्वर मेडल मिला। सरकार ने उसे नौकरी और पुरस्कार दिए, लेकिन उसने वे सब अपने गांव वालों को दे दिए, नौकरी से इनकार कर दिया और उसी लंगड़ाते पैर के साथ दिल्ली चला गया। अपने गांव के लिए रेलवे स्टेशन की मांग लेकर रेल मंत्री से मिलने के लिए वहां गया था। कई दिनों तक वो छोटे मोटे काम करता रहा और मंत्री के पीछे पीछे शिकायतें लेकर घूमता रहा। आखिरकार मंत्री की कार के बैरिकेड को तोड़कर और पीछे का हिस्सा उठाकर पेडी ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जब मंत्री ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, तो पेडी ने समझाया कि वो राष्ट्रीय स्तर का रजत पदक विजेता है और उसके गांव की कोई पहचान नहीं है, इसलिए वहां रेलवे स्टेशन चाहिए। लेकिन मंत्री ने उसका मजाक उड़ाया, तुमने फाइनल नहीं खेला, चोट का बहाना बनाकर झूठ बोल रहे हो। अगर तुम फाइनल जीतते तो शायद मैं तुम पर विचार करता। इतना कहकर मंत्री चले गए। ये सारी बातें सुन रहे मंत्रालय के दूसरे अधिकारी ने पेडी को लाने वाले कुरुम्मा से पूछा, एक हारे हुए आदमी को दिखाने के लिए तुम मुझे यहां लाए हो? वो आदमी पहाड़ चढ़कर बहुत थक गया था। फिर भी कुरुम्मा ने कहा, अभी और कहना बाकी है। फिर से कहानी शुरू हुई। उस दिन एडी दिल्ली से हार कर नहीं लौटा था। उसका एक लक्ष्य था। बाहर निकलते हुए उसने पैरा एशियन गेम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे दिव्यांग खिलाड़ियों को देखा था। उस दिन ट्रेन में वापस लौटते वक्त उसने अपनी चोटिल टांग दरवाजे के बाहर फैला दी और एक खंभे से टकराकर उसकी टांग कट गई। लोगों ने मिलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। उसने ऐसा एक मकसद से किया था, अगर वो दिव्यांग हो जाए तो पैरा एशियन गेम्स में हिस्सा ले सकता है। उस समय कुरुमैया उसके नाम की बनी एक प्रतिमा मंत्रालय के उस अधिकारी को दिखाता है। पैरा एशियन गेम्स में भाग लेने वाला पेड्डी, यही उस प्रतिमा का अर्थ था। जब क्रिकेट में सबने उसे नकार दिया, तब वो कुश्ती खेलने गया। कुश्ती में चोट लगने के कारण ही वो अपने अगले लक्ष्य पैरा एशियन गेम्स की ओर बढ़ा। वहां उसने दौड़ में भाग लिया। एक अच्छे कोच के अधीन प्रैक्टिस करके वो प्रतियोगिता में गया। उस समय उस पहाड़ी इलाके और विजयनगर के सभी लोग मिलकर पेड्डी का समर्थन कर रहे थे। जिनका उससे दुश्मनी थी, वे भी आज उसका गेम्स देखने के लिए टीवी के सामने बैठे थे। उनमें आचिम्मा भी थीं। हालांकि उसके पिता ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी, लेकिन उसने कहा कि वो पेड्डी को ही पति मानेगी। खुद गले में ताली बांधी और पेड्डी की पत्नी बनकर उसी घर में रहने लगी। किसी को भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह अपने गांव को एक पहचान दिलाने के लिए पेड्डी पैरा एशियन गेम्स में दौड़ता है। कांटे की टक्कर में बीच में उसका पैर फिसला और वो गिरा, लेकिन जब उसे अपने गांव, वहां के लोगों और उनकी तकलीफों की याद आई तो वो फिर उठा और दौड़ा। बमुश्किल अंतर से उसने पहला स्थान हासिल किया। उसका पूरा गांव उस दिन खुशी से झूम उठा। मेडल देने के समय उसने मेडल ठुकरा दिया। उसने कहा वो भारतीय नहीं है, इसलिए ये मेडल स्वीकार नहीं कर सकता। सब चौंक गए। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पूछा, क्या आप आंध्र प्रदेश के विजयनगर से नहीं हैं? उसने कहा, नहीं, मेरे गांव का कोई नाम नहीं है। वहां मेरे जैसे किसी को वोट देने का अधिकार नहीं, शिक्षा भी नहीं मिलती, इसलिए हम में से कोई भी भारतीय नहीं है। उसने वहां मौजूद लोगों से अपने गांव और वहां की पीड़ा के बारे में खुलकर कहा।
मैं इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं, सिर्फ एक पहचान पाने के लिए। आज ये मेडल लेकर अगर मुझे गांव जाना भी है तो वहां कोई साधन नहीं है। वहां रेलवे स्टेशन नहीं, ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु सबको सम्मान मिलता है। लेकिन इस देश में जन्मे पले मुझे कोई पहचान नहीं। मेरा जन्म मृत्यु भी किसी कागज पर दर्ज नहीं। उसने कहा कि ये उसका गांव, वहां के लोग और खुद उसके लिए एक संघर्ष था, और इसी के लिए वो यहां तक आया है। फिर वो मेडल ठुकराकर चला गया। लेकिन ये सब अधिकारियों के ध्यान में आया। उन्होंने कार्रवाई की। राष्ट्र के लिए मेडल लाने वाले उस खिलाड़ी के लिए उन्होंने विशेष ट्रेन चलाई। पहली बार उस ट्रेन ने उसके गांव में रुककर उसे उतारा। पेड्डी जैसे ही गांव पहुंचा, पूरा गांव उसे स्वागत करने आया। सरकार से आदेश आया, पेड्डी की लड़ाई जीत गई। वहां रेलवे स्टेशन बनने वाला है, और वो भी पेड्डी के नाम पर। लेकिन पेड्डी ने कहा, अपने नाम पर नहीं, बल्कि 30 साल संघर्ष करके मर चुके अप्पल सूर्या के नाम पर स्टेशन होना चाहिए। धीरे धीरे वहां स्टेशन बना, ट्रेनें रुकने लगीं। बच्चे स्कूल जाने लगे, लोग रोज काम पर जाने आने लगे। वहां के लोगों के नाम सरकारी रिकॉर्ड में आए, उन्हें वोट का अधिकार मिला। ये सब पेड्डी नाम के एक व्यक्ति का अकेले का संघर्ष था। ये सब सुनकर मंत्रालय वाला अधिकारी पेड्डी का फैन बन गया। उसने कहा, क्रिकेट और कुश्ती में जैसा चाहा वैसा नहीं मिला, फिर भी उसने हार नहीं मानी, नए रास्ते खोजे और आगे बढ़ा। अफसोस सिर्फ इतना है कि मैं उसे पहले क्यों नहीं पहचान पाया। जब उसने कुरुमैया से पूछा, जब स्टेशन बन ही गया तो मुझे इतने पहाड़ चढ़ाकर यहां क्यों लाए? तो कुरुमैया ने जवाब दिया, अगर मैं आपको सीधे ट्रेन से लाता तो आपको कभी यह समझ नहीं आता कि यहां रेलवे स्टेशन कितना जरूरी था और यहां के लोगों ने कितनी पीड़ा झेली। इतना चलकर थकने के बाद ही आपको इस संघर्ष का मतलब समझ में आया। इतनी सारी कहानियां सुनकर वो अधिकारी बहुत खुशी के साथ वहां से ट्रेन में चढ़ा। उस वक्त पेड्डी अपने कुत्ते के साथ उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। पेड्डी को दिखाते हुए ही ये फिल्म खत्म होती है।